नमस्कार शोधार्थियों। क्योंकि कहना ज़रूरी है यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज मैं ब्रजेश यादव जी के साथ उनकी कुछ कविताओं के साथ उनसे जुड़े हुए अनुभव, स्मृतियों और संवेदन के साथ आप सब शोधार्थियों को सहयात्री बनाना चाहती हूँ। साथियों, एक नॉस्टैल्जिया है विद्यार्थी जीवन में। एमए और एमफिल की क्लासेस के दौरान हम लोग घेर कर ब्रजेश यादव जी की कविताएं सुना करते थे। वे मेरे वरिष्ठ हैं। वरिष्ठ होने के साथ साथ कविताओं में और कविता की ज़मीनी परख पड़ताल, कविता के ज़मीनी सरोकार में भी वे मेरे वरिष्ठ हैं। हर मायने में उनकी कविताएं कहीं तंज करती हैं, कहीं गुदगुदाती हैं, कहीं अपने व्यंग्य के साथ, तंज के साथ, पूरे सरोकार के साथ आपके बीच बिल्कुल फ्रंट में आकर अपने सरोकार, अपना हस्तक्षेप दिखाती हैं। शोधार्थियों, इस श्रृंखला में ब्रजेश यादव जी को देर से शामिल करने के लिए उसका भी एक कारण रहा है। इनकी रचना धार्मिता, इनकी रचनात्मक यात्रा सुदीर्घ है। लंबे समय से ये अपनी रचनात्मक गतिविधियों में, अपनी रचनात्मक सक्रियता में संलग्न रहे हैं। उसके बावजूद स्वभाव से, व्यवहार से, बोल बर्ताव से बेहद संकोची ब्रजेश यादव में भड़ास ज़रूर है। खूब लिखते पढ़ते हैं, खूब रचते हैं और अपने रचनात्मक संसार को सबसे साझा करते हैं। जन सरोकारों से जुड़ी हुई इनकी कविताएं हैं, लेकिन छपास की बीमारी इन्हें नहीं रही है। ये कविताएं लंबे समय बाद, एक सुदीर्घ प्रतीक्षा के बाद, चिर प्रतीक्षा के बाद ये कविताएं प्रकाशित होकर आप सबके बीच आएंगी। आज मैं ब्रजेश यादव जी की कुछ एक कविताओं को आपके समक्ष न केवल उसका वाचन करूंगी, बल्कि उस वाचन के बहाने, उसके विवेचन विश्लेषण के द्वारा आपको शोधार्थियों ये चिन्हित कराना चाहूँगी कि जो रचनात्मक होता है, जिसका रचना संसार समृद्ध होता है, जिसके अनुभव, संवेदन और स्मृतियों में ताज़ापन, टटकापन और खरापन और गूढ़ गंभीरता होती है, उसे छपने की हड़बड़ी नहीं होती। कुछ उनका संकोची स्वभाव, कुछ उनकी राजनीतिक सक्रियता, निश्चित तौर पर वे समाज सेवी हैं और इस सहयोग में, सक्रियता में उनका ये पक्ष, उनका ये रचनात्मक पक्ष, उनके भीतर का रचनाकार हमेशा कुलबुलाता होगा, हमेशा दस्तक देता होगा और वे जन सरोकारों से जुड़े हुए, जन जागृति, जन चेतना से जुड़े हुए अपने सामाजिक कर्म को निभाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक नेतृत्व नेता के रूप में निश्चित तौर पर वे अपना स्थान बना चुके हैं। लेकिन उस भीतर के रचनाकार को अनसुना नहीं कर सकते और मेरे साथ मेरे शोधार्थियों की ये शुभकामना है कि ब्रजेश यादव जी जल्दी ही अपनी नई किताब लेकर हम सबके बीच मौजूद हों। बहुत स्वागत, अभिनंदन। थोड़ा सा आपको परिचय करवा दूं ब्रजेश यादव जी से। इनकी स्नातकोत्तर पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हुई। स्नातक इनका इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। हिंदी के तमाम प्रतिष्ठित समाचार पत्रों, समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में ये लगातार प्रकाशित होते रहे। इन्होंने अमर उजाला और दैनिक जागरण नोएडा में लगभग 10-12 वर्षों तक पत्रकारिता करने के बाद अब वे पूरी तरह से राजनीतिक दुनिया में, राजनीतिक नेतृत्व में पूरी भागीदारी, पूरी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। इन्होंने दूरदर्शन के लिए धूम्रपान निषेध पर बनी एक लघु फिल्म में अभिनय भी किया है। मैंने कहा ना कि एक कलाकार जो है वो बहुमुखी होता है और अपने हर डायमेंशन से अपनी कला को, अपनी कविता को, अपनी रचना को, अपने अभिनय को जन सरोकार से जोड़ता है।
दूरदर्शन के साहित्यिक कार्यक्रमों में लगातार इनकी सक्रिय भागीदारी रही, बल्कि पत्रिका के लिए लंबे समय तक ये पटकथा लेखन करते रहे। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर आयोजित तमाम काव्य गोष्ठियों में इनका काव्य पाठ होता रहा है। मैंने कहा ना कि दिल्ली विश्वविद्यालय की तमाम अनौपचारिक बैठकों में जब हम कविता प्रेमी जुटते थे और एक दूसरे को जोड़ते थे तो ब्रजेश यादव उसकी केंद्रीय धुरी हुआ करते थे। और उनका ये उनकी कविताओं का निश्चित तौर पर जितना बढ़िया वे लिखते हैं वैसा ही वाचन करते हैं और मोह लेते हैं, बहुत शिद्दत से हम सबको जोड़ लेते हैं। तो उनकी ये खूबी रही है। तो दूरदर्शन के तमाम राष्ट्रीय चैनल पर इनकी काव्य गोष्ठियाँ और इनके काव्य पाठ प्रसारित हो चुके हैं। विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में इनकी पुस्तक समीक्षा, इनके दर्जनों शोधालेख और इनकी कविताओं का प्रकाशन होता रहा है। चाहे वो नई धारा हो, उत्तरार्ध हो, ऐसी तमाम प्रतिष्ठित साहित्यिक और सामाजिक पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं निरंतर प्रकाशित होती रही। शोधार्थियों, मेरी पसंद की उन 5 कविताओं में पहली कविता है लालती बाई। बर्तन धुल रही है कैटरीना झाड़ू लगा रही है, छुट्टी पर है लालती बाई। लॉकडाउन में है सारा देश, कोई और दिन होता झटपट उठती, हाथ मुंह धुलती, लड़खड़ाती, भागती, चक्कर लगाती, एक कोठी से दूसरी कोठी। थकी हारी लौटती घर, पति जा चुका होता काम पर, घर के बाहर खेल रहे होते बच्चे बासी रोटी खाकर। अकड़ी कमर को सीधी करती, धड़ाम से गिरती बिस्तर पर, तब तक सोना चाहती जब तक पूरी न हो कई जन्मों की नींद। लालती बाई। साथियों, लॉकडाउन पीरियड में कोरोना काल की इस महामारी, इस वैश्विक महामारी ने सबके जीवन को, सबकी दिनचर्या को, आवाजाही को निश्चित तौर पर अपने अनुसार, अपने अनुकूल किया। और क्या वो फिल्म स्टार रहा, क्या वो मॉडल रही, क्या वो अध्यापक रहे, डॉक्टर, इंजीनियर रहे, पेशा कोई भी रहा, रोज़ी रोज़गार से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपनी तमाम आपाधापी भूल कर, छोड़ कर वर्क फ्रॉम होम करता रहा। लेकिन ये जो चौमुखी मार पड़ी, ये समृद्ध संभ्रांत पर कम पड़ी। और ऐसी लालती बाई जो इस कविता में चिन्हित है और जो मुखर होकर नेपथ्य से नहीं गुहार रही, बल्कि सेंटर में आकर, केंद्र में आकर अपनी उपस्थिति और अपनी अनुपस्थिति, उसकी अनुपस्थिति से कितनों की दिनचर्या बदल जा रही है, इस ओर ब्रजेश यादव संकेत करते हैं। ऐसी लालती बाइयों पर हम में से कितनों का जीवन और बल्कि कहें कि पूरा जीवन यापन आश्रित होता है, उन पर निर्भर होता है। लालती बाई जैसे घर घर डोल कर कामकाज करने वाली, झाड़ू कटका करने वाली औरतों का आवागमन बंद होने से कैसे दूसरे संभ्रांत इलाकों में बड़े बड़े प्रोफेशनल रसूखदार, नामचीन, नामवर लोगों में एक क्या कह सकते हैं, एक बदलाव जीवन में, एक दिनचर्या जो उनकी बदली और उन्होंने इन सारी चीज़ों को अनुभव करके सीखा और जाना, इस ओर भी कविता इशारा करती है। दिनचर्या का बदलना, मन की प्रकृति का बदलना, बाहर की प्रकृति का बदलना, और इस वैश्विक आपदा में हम सब ने सब कुछ सीखा, जाना और अनुभव से समृद्ध हुए, इस ओर भी ये कविता इशारा करती है। लालती बाई के क्रम में एक दूसरी कविता है, अगर उस कविता को न पढ़ूं तो न्याय नहीं होगा, फिर विवेचन विश्लेषण साथ करते हैं। दूसरी कविता है अल सुबह बालकनी में हरे भरे गमलों के बीच सूर्य नमस्कार कर रही है कैटरीना। अपनी खोली में निढाल पड़ी है लालती बाई। कैटरीना बता रही है लॉकडाउन में कैसे रखें सेहत का ख्याल। गुमसुम उदास राशन की कतार में खड़ी है लालती बाई।
वायरल हो रहा है छत पर कैटवॉक करती कैटरीना का टिकटॉक वीडियो चल रहा है। सिर पर गठरी लादे छत पर कैटवॉक करती कैटरीना का टिकटॉक, सिर पर गठरी लादे पति और बच्चों के साथ भीड़ में पैदल चली जा रही है लालती बाई। कैटरीना गा रही है कोरोना वायरस के लिए गीत, कोरोना से जूझ रही है लालती बाई। भोर के 4 बजे हैं, भोर के 4 बजे हैं, बिस्तर पर करवट बदल रही है लालती बाई। गर्दन का पसीना पोंछती है, महसूस करती है हथेलियों का खुरदुरापन। उसे कैटरीना की याद आ जाती है। काश उसकी हथेलियां भी हो जाएं कैटरीना सी, काश उसकी हथेलियां भी हो जाएं कैटरीना सी की हथेलियों सी नर्म और नाजुक। काश ऐसा भी हो, धीरे धीरे एक दिन वही बन जाए कैटरीना। कैटरीना में बदल रही है लालती बाई। साथियों, आप ये देखें कि 2 वर्ग आमने सामने हैं इस कविता में। एक वो सुखी संभ्रांत वर्ग है जिसको कल की परवाह नहीं, कल की कोई फिक्र नहीं, उसके पास जीने की तमाम सहूलियत, तमाम सुविधा साधन मौजूद हैं। और एक तरफ लालती बाई जैसे लोग भी हैं जो बहुत दिनों तक तो छोड़ दीजिए, बहुत घंटों तक अपनी दिनचर्या, अपना जीवन यापन बसर नहीं कर सकती अगर ये लॉकडाउन यूं ही लगा रहा। लालती बाई के दिनचर्या में और उसकी कामकाज में उसकी जीवन शैली और कैटरीना की जीवन शैली एक पैरेलल समानांतर ब्रजेश यादव खड़ा करते हैं और दिखाते हैं कि लॉकडाउन में कुछ लोगों ने प्रकृति से खुद को जोड़ा, योग से जोड़ा, स्वास्थ्य से जोड़ा, अपने लिए समय निकाला, अपने भीतर झांका, अपने को टटोला और बहुत कुछ मंसूबे बांधे और अपने मन का किया। लेकिन लालती बाई जैसे लोग इस कसमसाहट में ही रहे, इस दुविधा और इस असमंजस में ही रहे कि कल घर कैसे चलेगा। उसके जीवन का और उसके होने का, बल्कि उसकी सार्थकता तभी है जब वो काम में संलग्न रहे, काम में जुटी रहे और अपने घर परिवार को आगे बढ़ाती रहे। लालती बाई इस लॉकडाउन में ऐसे ख्याल भी ले आती है कि कैटरीना जैसी हो जाती, उसके जैसा उसका जीवन सरल हो जाता, उसके जैसा उसके जीवन में भी खुद से प्रेम करने का, प्रकृति से प्रेम करने का, खुद से जुड़ने का, घर परिवार का एक सुकून, एक मेल मिलाप, एक रहन सहन, उसकी जीवन शैली कुछ बदलती। बेहतरीन कविता है शोधार्थियों। आप देखें कि इसमें वो दोनों बिंब बन रहे हैं और दोनों समानांतर दुनिया साथ साथ चल रही हैं और किस तरह से लॉकडाउन पीरियड में कैटरीना लालती बाई में धीरे धीरे और लालती बाई अपने स्वप्न में ही सही, अपनी फैंटेसी में ही सही, कैटरीना में तब्दील होने की सोचती है। अगली कविता है खेत और सड़क। पहले इंजीनियर आए, फिर आए ठेकेदार, ट्रैक्टर, जेसीबी और मजदूरों के साथ। तोड़ दी गई खेत की मेड़ें, बना दिया गया सपाट मैदान, लगा जैसे कवच कुंडल विहीन घायल योद्धा सा खेत कराह रहा हो रणभूमि में। तोड़ दी गई खेत की मेड़ें, बना दिया गया सपाट मैदान, लगा जैसे कवच कुंडल विहीन घायल योद्धा सा खेत कराह रहा हो रणभूमि में। दरअसल दुनिया की सारी सड़कें खेतों का मकबरा है जिसमें सोए पड़े हैं अनगिनत खेत। जब तुम भरते हो फर्राटा काली लंबी सड़कों पर तो चीत्कार करती है तारकोल और बजरी के नीचे दबे खेतों की आत्माएं। एक दिन जब दुनिया के सारे खेत तब्दील हो जाएंगे सड़कों में, मकबरों से शुरू होकर मकबरों पर ही खत्म होगी हमारी हर यात्रा। ये स्थानांतरण की समस्या भर नहीं है, ये विस्थापन की भी समस्या भर नहीं है। ये दरअसल गंवई मिजाज का, गंवई शऊर का, गंवई संस्कारों का और गंवई रहन सहन और वहाँ के खेत खलिहान, वहाँ का सीधापन, टटकापन,
ताज़ापन और वहाँ की एक सरलतम जीवन शैली, प्रकृति पर आश्रित रहने, खेत खलिहानों पर आश्रित रहने, मवेशियों पर आश्रित रहने की जो जीवनचर्या है। ब्रजेश यादव चिंतित हैं कि खेतों को पाट कर, खेतों को कोड़ कर, तबाह कर ये जो कोरताल बिछा दी गई है और इस कोलतार के नीचे वो दम तोड़ रही है गांव की नैसर्गिक प्रकृति, खेत खलिहान, लहलहाती फसलें जैसे दम तोड़ रही हैं। और इंसान जो इन पर पूरी तरह आश्रित था अपने प्राकृतिक संसाधनों पर, जल जंगल जमीन, दरअसल वो इसकी चिंता नहीं कर रहा। इस भौतिक चकाचौंध में, इस विकास की भागम भाग में इंसान सोच नहीं रहा अपने दूर तक का अपने लिए कि जब यही नष्ट हो जाएंगे, ये सारी हरियाली ख़त्म हो जाएगी, इस कोलतार के नीचे दब जाएगी, तो ये विकास की चकाचौंध, ये सड़कें हमें कहाँ पहुँचाएंगी। और दरअसल खेतों का मकबरा नहीं, ये संपूर्ण मानव प्रजाति का मकबरा बन जाएंगी। बेहतरीन कविता थी शोधार्थियों। अगली कविता है चोर भैया चोरी कर लो। मैंने कहा ना परिचय बताते हुए शोधार्थियों कि ब्रजेश यादव की कविताओं में, उनकी धुन में, उनके लय में, उनकी कविताओं की जिसको मैं इनर सेल्फ कहती हूँ, उस कविताओं की आत्मा तंज में भी है। गुदगुदाते हुए, थोड़ा थोड़ा हास उपहास परिहास करते हुए, दरअसल वे गंभीर बात, एक गंभीर मसला, एक गंभीर मुद्दा आपके सामने पेश करते हैं। चोर भैया चोरी कर लो, चोर भैया चोरी कर लो, कुछ तो है अपमान हमारे, बक्से में है पाप हमारे, उस ताखे पर धरे हुए हैं थोड़े से संताप हमारे। चोर भैया चोरी कर लो, चोर भैया चोरी कर लो। क्या चोरी कर लो? हमारे अपमान, हमारे संताप, पाप चोरी कर लो, क्योंकि इनकी ओर किसी की निगाह नहीं जाती, इनको कोई जी भर कर नहीं देखता, इनके सरोकार कोई जानना पूछना नहीं चाहता। देखो मेरे सारे सपने यहीं कहीं पर बिखरे होंगे, बिस्तर के नीचे पैताने तुड़े मुड़े, कुछ झगड़े होंगे, चोरी कर लो। मैं कहता हूँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ, मैं इसकी छूट देता हूँ, बल्कि मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो मेरे बिखरे हुए सपने हैं, जिनको पूरा करने के लिए मैंने पूरी जीवटता के साथ, पूरी कर्मठता के साथ, पूरे समर्पण के साथ मैं जुटा रहा, और जो पूरे होने को आते नहीं, जो दिखते नहीं। ब्रजेश यादव कहते हैं कि ये सारे सपने जो यहाँ वहाँ बिखरे हैं, बिस्तर के पैताने और मुड़वारे जो हैं, जो तुड़े मुड़े हैं, जो झगड़े हैं, इन सारे विवादों को इकट्ठा कर लो, चोरी कर लो। मैं तुम्हें कहता हूँ, मेरी ओर से ये निवेदन है, मन की जो घनघोर निराशा रातों से भी काली है, उस खूंटी पर टंगी हुई है, खासी कीमत वाली है, चोरी कर लो। घरघोर निराशा, हताशा, निराशा, उदासी, नैराश्य जो ठहर सा गया है जीवन में, चोर भैया इसे चोरी कर लो, जल्दी से इसे ले जाओ, इसे निपटा दो, हटा लो यहाँ से। बड़ी कीमती कुंठाएं झूठी आशा से ढकती हैं, पीड़ा बंधी कई गठरी अलमारी में रखी हैं, टूटे रिश्ते, झूठे वादे, नफरत है, लालच भी है, चोरी कर लो, चोरी कर लो, चोर भैया चोरी कर लो। कुंठाओं की बात करता है कवि, झूठी आशाओं से जो ढकी हुई है कुंठाएं, वो स्वप्न, वो वासना, वो इच्छा, वो कामना, जो बार बार वायदों और दावों में दब कुचल जाती हैं, जो दबी हुई हैं, ऐसी गठरी लगातार लादे हुए एक बोझ यंत्रणाओं का, झूठे वायदों का, ये सब कुछ जो जहाँ रखा है, अब तक मैंने जीवन में वो सब जो संभाल रखा है, अब तक जो मेरे जीवन के साखी रहे हैं और मेरे सहयात्री रहे हैं, चाहे वो झूठे रिश्ते थे, चाहे वो टूटते वायदे थे, नफरत, लालच, सब कुछ चोर भैया चोरी कर लो। आप देख रहे हैं, बेहतरीन कविता है साथियों। अच्छा, ये अब आखिरी कविता शोधार्थियों, ये उन्हीं दिनों की बात होगी, विश्वविद्यालयी दिनों की, MA MPhil PhD के दौरान जो एक समूह अनौपचारिक सा जुड़ता था, जो कुछ दोस्त आपस में बोलते बतियाते थे,
जो विश्वविद्यालय परिसर था और जो हॉस्टल था और उसकी जो जीवनचर्या थी और उस जीवन शैली को नॉस्टैल्जिया में जी रहा है कवि और उसे बार बार याद करता है, क्योंकि यादों का कोई सिलसिला नहीं होता, वे कभी तरतीब नहीं होते। तो इस बेतरतीबी को कितने सुंदर ढंग से कविता में कवि सजा रहा है। शोधार्थियों देखें, हम कई दोस्त थे, हम कई दोस्त थे, हम सब दोस्त थे उल्लास से भरे, ऊर्जा से आप्लावित, चल सकते थे मीलों, जाग सकते थे सदियों, पी सकते थे हलाहल। आतुर थे हम बनने को नीलकंठी, हम खेत थे खलिहान थे, धान की फसल थे दानों से भरपूर। हम ग्रीनविच की तरह गुजरते थे ग्लोब से, हम ही ब्रह्मांड थे, हम ही ब्रह्मांड थे, ऋचाएं थे, जातक कथाएं भी थे, हम ही भक्त थे, हम ही भगवान थे। जातक कथाएं थे, हम ही भक्त थे, हम ही भगवान थे। समय की भदेली में, भदेली ये गंवई शब्द है शोधार्थियों, भदेली बटुली, जिसमें भोज्य पदार्थ गांव में लोग पकाते हैं, सीधे सरल लोग। समय की भदेली में खौलते पानी जैसे हम दास कैपिटल को तकिया बनाकर क्रांति के सपने देखते थे। मार्क्सवाद थे, मार्क्सवाद और साम्यवाद लाने का जो सपना हमारे भीतर, जो एक क्रांतिकारी, एक आंदोलन धर्मी, उत्सव धर्मी, जो ये पूरी युवा नस्ल हॉस्टल में रहती हुई विश्वविद्यालय परिसर में एक दूसरे से बोलती बतियाती एक दूसरे को जगाती है। समय की भदेली में खौलते पानी जैसे हम दास कैपिटल को तकिया बनाकर क्रांति के सपने देखते थे। हमारे झोले में मार्क्स के बगल में तुलसीदास थे, सार्त्र के बगल में डार्विन, हम ही कांट थे, हम ही वेदांत, हम ही कांट थे, हम ही वेदांत, नीचे भी थे हम ही, नीचे भी थे हम ही। हम इतिहास की स्लाइस में लगाते थे उत्तर आधुनिकता का बटर। हम विचारों के अलक्षित जंगल थे जिसमें उग सकता था कोई भी पेड़ कहीं भी। यानी किसी नियम कानून, किसी क्या कह सकते हैं, शासन अनुशासन प्रशासन से बंधे हुए लोग हम नहीं थे। हम प्रेम में भींगे अंकुरित चने थे, प्रेमिकाओं के लिए भटकते प्रेत थे, कवर चढ़ाकर रखे हुए कोक शास्त्र थे। हम कवर चढ़ाकर रखे हुए जो है, जितना है, और जो सैलाब है भीतरी, जो अनुभूझा सैलाब है, उसे कहीं दिखाते नहीं थे, उसे कहीं प्रकट नहीं करते थे, उसे दबा कर रखते थे। उस ऊर्जा को, उस उल्लास को, उस जोश को छुपा कर रखते थे। हम दीमक थे, हम बाघ थे, हम हवा पानी आग थे। हम दीमक थे, हम बाघ थे, हम हवा पानी आग थे। कभी धूमिल, कभी केदारनाथ थे। अफवाहों के पंचतंत्र के विष्णुगुप्त थे हम। आप देख रहे हैं बीए, एमए और एमफिल के दौरान जैसे जैसे मन और विचार बनता है एक विद्यार्थी का, शोधार्थी का, वह सब कुछ उसका पढ़ा लिखा जैसे वो लगता है कि उसे गुन रहा है, उसे लगातार समय के ओन में बुन रहा है और उसे लगातार एक बुनकर की तरह दरअसल समाज के लिए, आने वाले समय के लिए कुछ तैयार कर रहा है। हम दीमक थे, हम बाघ थे, हम हवा पानी आग थे, कभी धूमिल कभी केदारनाथ थे, कवियों का नाम है। अफवाहों के पंचतंत्र के विष्णुगुप्त थे हम हिटलर थे, गांधी भी। दो विपरीत चीजें चल रही थी, दो विपरीत भाव, दो विपरीत विचार, दो विपरीत आंदोलन। यही तो दुविधा, यही तो अस मन जस। अस करूं, मन का स्वभाव होता है, अस करूं कि जस करूं, अस मन जस। तो ये युवा काल के दिनों की बात है, उन दिनों की याद है और उस अनुभव को, उन जिए हुए स्मृतियों को ताज़ा कर रहा है कवि। और न केवल ताज़ा कर रहा है बल्कि अपने संवेदनात्मक तंतुओं से उन्हें बुन रहा है। हम हिटलर थे, हम गांधी थे, अमेरिका थे, जर्मन नाजी थे। वे फागुन की खुमारी से दिन थे, वे फागुन की खुमारी से दिन थे, हम कई दोस्त थे, हम कई दोस्त थे। बेहतरीन कविताएं, बहुत शुक्रिया।